हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्पंदन एकेडमी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, हिंदी की इस कक्षा में आज हम कक्षा 9वीं कृतिका भाग 1 के पार्ट 2 जिसका शीर्षक है मेरे संग की औरतें, इस पाठ को आज हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट, यह जो पाठ है ये एक प्रकार की शैली में लिखा हुआ संस्मरणात्मक गद्य है। इसमें परंपरागत तरीके से जीते हुए भी लीक से हटकर किस प्रकार जिया जा सकता है, यह पाठ ऐसी औरतों पर केंद्रित है। स्टूडेंट, आज मैं इस पाठ का आपको सारांश संक्षिप्त शब्दों में समझाऊंगी जिससे कि ये पाठ आपको संक्षिप्त और कम शब्दों में अच्छी तरीके से आप इसे समझ सकें। तो आइए इस पाठ का सारांश हम पढ़ते हैं। मेरे संग की औरतें पाठ या कहानी। मेरे संग की औरतें जो लेखिका हैं इसमें मृदुला गर्ग जी के द्वारा लिखित है। इस कहानी को वर्णित करते हुए लेखिका कहती हैं कि उनकी एक नानी थी जिन्हें वह कभी नहीं देखी थी। लेखिका की माँ का विवाह होने से पहले उनकी जो नानी है उनकी क्या मृत्यु हो चुकी थी। लेखिका को अपनी नानी से कहानी सुनने का सौभाग्य नहीं मिल पाया था, परंतु वह नानी की कहानियों को जरूर सुनी थी, जिसका वास्तविक मर्म लेखिका को बाद में समझ में आया। लेखिका अपनी नानी के बारे में बताते हुए कहती हैं कि उनकी नानी एक पारंपरिक, अनपढ़ और पर्दा करने वाली महिला थी, जिनके पति विवाह पश्चात उन्हें छोड़कर वकालत, बैरिस्ट्री पढ़ने विदेश चले गए थे। वहां से पढ़कर लौटने के बाद लेखिका के नाना पर विदेशी रहन सहन का रंग दिखने लगा, पर लेखिका की नानी पर इसका कोई असर नहीं हुआ था। आगे लेखिका कहती हैं कि जब कम उम्र में नानी ने स्वयं को मृत्यु के नजदीक पाया तो 15 वर्षीय इकलौती पुत्री यानी लेखिका की माँ की शादी की चिंता ने उन्हें क्या डरा दिया। तत्पश्चात इसी चिंता के कारण नानी पहले की अपेक्षा के अधिक बोलने वाली बन गई, मुंह जोर हो उठी। वह एक दिन नानी ने नाना से कहा कि वह उनके दोस्त स्वतंत्र सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलने को इच्छुक है, वह उनसे मिलना चाहती हैं। नाना ने बिना किसी सवाल जवाब के अपने दोस्त को लाकर नानी के समक्ष खड़ा कर दिया। नानी ने स्वतंत्र सेनानी प्यारेलाल शर्मा से कहा, आप मुझे वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी का विवाह मेरे पति जैसे साहब से हो। आप खुद के जैसा आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। आगे लेखिका कहती है कि नानी की मर्जी के अनुसार मेरी माँ की शादी एक पढ़े लिखे लड़के यानी मेरे पिता के साथ हो गई, जिन्हें बाद में स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रहने के अपराध में ICS की परीक्षा जो है उसमें बैठने से रोक दिया गया था। लेखिका कहती हैं कि मेरी माँ नानी और गांधी जी की तरह ही सादा और उच्च विचारों वाला जीवन जीने की आदी हो गई थी। नाना जो है ना, लेखिका अपने नाना जी के बारे में कहती है कि नाना पक्के साहब माने जाते थे, वे सिर्फ नाम के हिंदुस्तानी रह गए थे, बाकी चेहरे, मोहरे, रंग ढंग, पढ़ाई लिखाई सब में क्या अंग्रेज थी। लेखिका कहती है मजे की बात यह है कि गांधी, नेहरू या मेरे पिताजी के घरवाले हों या फिर आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही क्यों ना हो, सभी अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। लेखिका अपनी माँ के बारे में बताते हुए कहती हैं कि मैंने कभी उन्हें भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। लेखिका मतलब इसमें इस पाठ में उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो अपनी माँ है उन्हें कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। ना कभी वह हमें दुलार या लाड़ प्यार दी, ना कभी हमारे लिए खाना बनाया और ना ही कभी अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। और लेखिका आगे इस पाठ में कह रही है कि उनका अधिकतर समय पुस्तकें पढ़ने में गुजरता था, बाकी का समय साहित्य चर्चा और संगीत सुनने में बीतता था। जो लेखिका ने अपनी माँ के बारे में ये बताया है। और आगे वो कह रही है कि और अपनी माँ के बारे में कि जो ये काम वह बिस्तर पर लेटी लेटी किया करती थी, घर में पिताजी माँ की भूमिका निभा लिया करते थे। लेखिका कहती हैं कि छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हर व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से रहकर अपना निजित्व बनाए रखने की क्या थी, छूट थी। इसी निजिता का फायदा उठाकर हम 3 बहनें और एक छोटा भाई लेखन को समर्पित हो गए। आगे लेखिका कहती हैं कि जब मेरी माँ पहली बार गर्भ धारण की तो मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि मेरी बहू का पहला बच्चा लड़की के रूप में पैदा हो। वैसे घर में पहला बच्चा हर बहू का लड़का पैदा होता रहा था, लेकिन परदादी की मन्नत भी भगवान ने कुछ ऐसा सुना कि एक के बाद एक करके 5 बेटियों ने जन्म ले लिया था। लेखिका मांझी और चोर के बारे में बताती हुई कहती है कि मांझी के सामने अच्छे बड़े नामी चोर भी क्या फंस जाया करते थे। एक रोज तो एक नामी चोर मांझी के कमरे में घुस आया, फिर क्या था, मांझी ने उसकी ऐसी खबर ली कि बेचारा किसी लायक न रह गया। तब से वह चोरी का जो धंधा है वह छोड़कर खेती किसानी में लग गया था।
और बताती हैं लेखिका कि लेखिका ने बाद में जब उस चोर को देखा तो वह भला मानुस सीधा साधा बूढ़ा लगा। जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ादी के जश्न में डूबा था, तब लेखिका क्या थी, बीमार थी। उस समय वह 9 साल की बच्ची थी। लेखिका के बहुत रोने धोने पर भी उसे इंडिया गेट जाकर जश्न में शामिल होने नहीं दिया गया। लेखिका और उनके पिताजी के अलावा घर के सभी लोग बाहर जा चुके थे। बाद में पिताजी ने, जो लेखिका हैं, उन्हें ब्रदर्स करामजोब नामक जो उपन्यास है वह पकड़ा दिए थे। तत्पश्चात लेखिका उपन्यास पढ़ने में व्यस्त हो गई थी और पिताजी अपने कमरे में अपनी किताबें पढ़ने लगे थे। लेखिका कहती हैं कि ये माँ जी की मन्नत का प्रभाव रहा होगा कि मैं और मेरी चारों बहनें लड़की होकर भी किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुए। लेखिका कहती है कि पहली लड़की जिसके लिए परदादी ने मन्नत मांगी थी वह मैं नहीं बल्कि मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी, जिसका घर का नाम क्या था, रानी था। और आगे लेखिका कहती है इस पाठ में कि दूसरे नंबर पर मैं थी और मेरा जो घर का नाम था वह उमा था। मुझसे छोटी बहन का नाम क्या, गौरी है, जिसे बाहर में सब क्या चित्रा के नाम से जानते हैं। वह उस अपनी जो छोटी बहन है चित्रा, उसके बारे में कहती हैं कि वह नहीं लिखती। तत्पश्चात 2 छोटी बहनों का नाम क्रमशः क्या है, रेणु और अचला था। आगे लेखक कह रहे हैं इस पाठ में कि हम 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ जिसका नाम क्या, राजीव था। लेखिका कहती है कि वक्त की मांग को ध्यान में रखकर मेरी बहन अचला अंग्रेजी में लिखती और जो भाई राजीव था, जो उनका भाई छोटा, वह हमारी तरह ही क्या हिंदी में लिखता है। आगे लेखिका कहती है कि विवाह पश्चात में बिहार के एक छोटे कस्बे जिसका नाम डालमिया नगर था वहाँ रही, जहाँ की एक अजीब बात थी कि मर्द औरतें, फिर चाहे वे पति पत्नी ही क्यों ना हो, पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग जगहों पर बैठते थे। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहाँ पहुँची थी और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही थी। लेखिका कहती हैं कि मैंने वहाँ के चलन से हार नहीं मानी, कि वहाँ जो प्रचलन था इस प्रकार का, उससे मैंने हार नहीं मानी। लगभग साल भर के अंदर उन्हीं शादीशुदा औरतों को पराए मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया था। वहाँ अगले 4 साल तक हमने मिलकर कई नाटकों में काम किए, कि उन औरतों के साथ और मिलकर जो लेखिका उन्होंने 4 साल तक वहाँ पर कई नाटकों में काम किए। और लेखिका आगे बताते हैं इस पार्ट में कि अकाल राहत कोष के लिए भी उन्हीं के माध्यम से क्या उन्होंने पैसा जुटाया। बाद में कर्नाटक चली आई थी, और लेखिका कहती है कि इसके बाद में क्या कर्नाटक चली आई थी। तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे। लेखिका कहती है तब तक मेरे क्या 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक की उम्र में पहुंच रहे थे। पर लेखिका कहती हैं कि वहाँ कोई बढ़िया गुणवत्ता युक्त स्कूल नहीं था। तत्पश्चात लेखिका ने स्वयं का एक प्राइमरी स्कूल खोला। वह कहती हैं कि मेरे बच्चे तथा दूसरे जो अफसर या अधिकारियों के जो बच्चे उसी स्कूल में पढ़े थे, बाद में दूसरे अच्छे स्कूल में प्रवेश भी पा गए। ऐसे बहुत से अवसर आए कि लेखिका अपने जुझारू और जिद्दीपन के नमूने पेश करते रहीं। तो इस प्रकार हमने इस पाठ में ये भी देखा कि किस प्रकार लेखिका ने कई अवसरों पर अब से अपने जुझारू और जो जिद्दीपन के जो नमूने हैं वो पेश करती रही, परंतु वह सबसे ज़्यादा ख्याति, लेकिन सबसे ज़्यादा उन्होंने जो ख्याति है, प्रसिद्धि है, वह अपनी जो लेखन कला है उसमें पाई। तो इस प्रकार स्टूडेंट, मैंने बहुत ही कम और संक्षिप्त शब्दों में इस पाठ का सारांश आपको समझाने का पूर्ण प्रयास किया है। और जिस प्रकार आपने देखा कि लेखिका और उनके परिवारजनों का किस प्रकार वर्णन लेखिका ने इस पाठ के अंतर्गत किया है, सभी की विशेषताओं का, गुणवत्ताओं का और कमियों का उल्लेख उन्होंने इस पाठ के अंतर्गत किया और बताया कि उन्होंने किस प्रकार संघर्ष किया है ना। और तो मैं आशा करती हूँ कि आपने इस पाठ का जो सारांश है उसे आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। तो एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप इस पाठ को एक बार अवश्य पढ़ें और इसके जो प्रश्न हैं उनके उत्तर स्वयं से बनाने के प्रयास करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।